हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस थिंक। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे क्लास 11th का चैप्टर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो ये सब तो हमें पता ही है कि भाई फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन होती है या फिर लेंथ की हम एसआई यूनिट को बोल देते हैं मीटर है। ठीक है, तो ये जो हमारा वर्ड है एसआई यूनिट, ये आया कहाँ से है? तो सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए यूनिट क्या होता है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं कि भाई फोर्स जो है हम इसको किस में लिखते हैं? न्यूटन में। मान लो कि मैं कह रही हूँ फोर्स मेरा 10 न्यूटन का लग रहा है, तो यानी कि ये जो न्यूटन है ये इस फोर्स की एसआई यूनिट है, या फिर हम कह देते हैं कि लेंथ जो है वो 3 मीटर है। सो दीज बोथ ऑफ दीज आर द एसआई यूनिट्स। ठीक है, और जो हमारी फोर्स और ये लेंथ होती है ये हमारी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। अभी ये सब मैं बताऊंगी। ठीक है, ये हमारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं और इनको हम बोल देते हैं कि हमारी एसआई यूनिट है। तो ये क्या है एसआई यूनिट? यूनिट क्या होती है एक, और ये किसने दी है? किसी ने, मैंने तो नहीं दी है, किसने दी है कि एसआई यूनिट हम इनको मानेंगे कि भाई फोर्स जहां पर लग रहा होगा तो वहां पर हम बोलेंगे कि न्यूटन्स में लग रहा है। ठीक है, तो फोर्स को हम किस में देखेंगे? न्यूटन्स में। लेंथ को इसी तरीके से किस में देखेंगे? मीटर में। टाइम को सेकेंड्स में। मास को केजी में। इस तरीके से। और ये कैसे चूज किया जाता है कि हमारी जो स्टैंडर्ड यूनिट हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की रखनी है वो कौन सी रखनी है? जैसे हमने इसके लिए चूज करा, फोर्स के लिए हम चूज करेंगे न्यूटन। ठीक है, सो लेंथ के लिए हम चूज करेंगे क्या? मीटर। तो लेंथ के लिए हमारी जो फिजिकल क्वांटिटी है इसके लिए हमारी एसआई यूनिट जो होगी, हमारी स्टैंडर्ड यूनिट जो होगी वो होगी मीटर्स। तो इसके जो एडवांटेजेस हैं ये सभी चीजें हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। तो देखो, सबसे पहले हमारी है साइंस। साइंस मीन्स टू नो। टू नो, टू जानना। ठीक है, जानने का मतलब है साइंस, टू नो एवरीथिंग। अब देखो साइंस के अंदर हम पढ़ते हैं अबाउट फिजिक्स, और सिर्फ फिजिक्स ही नहीं, बहुत सारी ब्रांचेस हैं साइंस के अंदर। तो इनमें से, क्योंकि हम तो फिजिक्स ही पढ़ रहे हैं, तो हमारी जो ब्रांच है अभी देखो कौन सी है? फिजिक्स है। सो फिजिक्स, साइंस का मतलब तो हमें पता है भैया टू नो। ठीक है, किसी चीज के बारे में हम कुछ जान रहे हैं। तो फिजिक्स के अंदर हम क्या जानते हैं? फिजिक्स के अंदर हम जानते हैं नेचर और नेचुरल फिनोमेना के बारे में। तो जो फिजिक्स मेरा वर्ड है ये एक ग्रीक वर्ड से आया था। ग्रीक वर्ड से मेरा जो है फिजिक्स आया था। ग्रीक वर्ड क्या था? फ्यूसिस, FUSIS, फ्यूसिस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है नेचर, और इसी को हम किस में पढ़ लेते हैं भाई? भौतिकी। क्या बोलते हैं इसको? भौतिकी। ठीक है, सो हमारी जो मेन चेन होती है ये हमारी क्या है भाई? साइंस के अंदर है। साइंस मीन्स टू नो, जानना इज साइंस। अब साइंस के अंदर हमारे पास में होती है, बेसिकली मैं बता दूं तो साइंस के अंदर हम पढ़ेंगे तो फिजिकल साइंस होती है जिसके अंदर हमारी फिजिक्स आती है। सो फिजिकल के अंदर हमारी वो आती है जो हमारी नॉन लिविंग होते हैं। ठीक है, तो नॉन लिविंग के अंदर हम कौन से पढ़ते हैं भाई? हमारी इस तरीके से फिजिक्स है, एस्ट्रोनॉमी है, जियोलॉजी है। ठीक है, ये सारे हमारे फिजिकल के अंदर आती है, फिजिकल साइंस। अब इसी तरीके से दूसरा भी होता है जो हमारा बायोलॉजिकल होता है। ठीक है, बायोलॉजिकल के अंदर कौन सा आएगा? बायो मीन्स लाइफ, तो उसके अंदर कौन सी चीज आएंगी? जिनके अंदर लाइफ है, यानी कि जो लिविंग है। ठीक है, तो वो चीज हमारी नहीं है। अभी हम कौन सी पढ़ रहे हैं? साइंस के अंदर हमारी जो होती है, फिजिकल साइंस के अंदर आती है फिजिक्स। ठीक, सो फिजिक्स इज द स्टडी टू नो अबाउट द नेचर एंड द नेचुरल फिनोमेना। ठीक है, ये हमारी डेफिनेशन हो जाती है, क्योंकि साइंस मीन्स टू नो। अब जानना किसके बारे में है? तो जिस चीज की स्टडी करोगे उसी के बारे में जानोगे। तो फिजिक्स के अंदर हम किस चीज के बारे में पढ़ते हैं भाई? नेचर के बारे में। ठीक है, और नेचुरल फिनोमिना जो होते हैं उनके बारे में हम इसके अंदर पढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर हम इस चैप्टर के अंदर ये सब बात क्यों कर रहे हैं? देखो हमारा यूनिट्स एंड मेजरमेंट का यहाँ पर क्या काम है? यूनिट्स एंड मेजरमेंट कहाँ पर यूज हो रहा है? हर जगह यूज हो रहा है। यूनिट एंड मेजरमेंट का हर जगह पर यूज है। अब देखो कोई बॉडी जो है वो मेरी फ्रीली फॉल कर रही है, अगर मैं इसको ऐसे छोड़ दूं, ठीक है, ये हवा में से ऐसे आएगा तो ये फ्रीली
फॉल कर रहा है, ठीक है। अब फ्रीली फॉल करते हुए कोई बॉडी मेरी अर्थ की तरफ आ रही है, तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए, हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि फ्रीली फॉल क्यों कर रहा है, ये नीचे क्यों आ रहा है, ठीक है। और ये जो नीचे आ रहा है इसके ऊपर क्या वेलोसिटी है, कितनी वेलोसिटी से ये आ रहा है, इसको ऊपर से नीचे तक आने में कितना टाइम लग रहा है, ऊपर से नीचे तक ग्राउंड तक इसको टच करने में कितना टाइम लग रहा है, और क्या जो मेरा टाइम लग रहा है वो उसके मास पे डिपेंड करता है कि मेरी बॉडी का जितना मास होगा उतना कम उसको टाइम लगेगा, उतना ज्यादा उसको टाइम लगेगा। इन सब चीजों को पता लगाने के लिए, इन सब क्वेश्चन के आंसर्स देने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए भाई, हमें उसके डिस्टेंस का, हमें उसके टाइम का, हमें उसके मास का मेजरमेंट पता होना चाहिए, तब हम इन क्वेश्चन के आंसर्स दे सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमारा मेजरमेंट जरूरी है। अगर किसी को बुखार हो रखा है तो आप उसका हाथ लगा के तो बताओगे नहीं कि भाई इतना हो रखा है इसको बुखार, ठीक है। तो उससे आप बस इतना अंदाजा लगा सकते हो कि ज्यादा है कि कम है, बट आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करना पड़ेगा, तो वहां पर मेजरमेंट की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। सो इसीलिए हम पढ़ते हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट के बारे में। तो हम मेरी फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटीज की, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है हमारी, फिजिकल क्वांटिटी हमारी वो क्वांटिटीज होती है जिनको हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो जहां पर ये मेजरमेंट का यूज हो सकता है, यानी जिन चीजों को हम मेजर कर सकते हैं, जिन क्वांटिटीज को हम मेजर कर सकते हैं और उनके बेस पर हम फिजिक्स के रूल को डिस्क्राइब कर सकते हैं, तो उन्हीं को हम फिजिकल क्वांटिटीज बोल देते हैं, ठीक है। फिर से सुन लो मैंने क्या बोला है, फिजिकल क्वांटिटीज मेरी वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं और जिनके बेस पर हम फिजिक्स के लॉ को डिस्क्राइब भी कर सकते हैं, दैट इज अ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। ये हमारी फिजिकल क्वांटिटीज हो गई। अब देखो फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज किसी भी तरह की हो सकती है, जो भी आपने अभी तक पढ़ी होंगी ना, फोर्स है, मास है, फोर्स, मास, टाइम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। ये सारी ही फिजिकल क्वांटिटीज हैं। अब इन फिजिकल क्वांटिटीज को हम यूनिट्स देते हैं, जैसे फोर्स की हमने पढ़ी न्यूटन, टाइम की सेकेंड, मास की केजी, इस तरीके से जो भी होती है, ठीक है। तो ये हमारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इन्हीं की हम यूनिट्स पढ़ते हैं, ठीक है। सो फिजिकल क्वांटिटीज का मेजरमेंट हम करेंगे, ठीक है, और उनके लिए हम यूनिट्स का यूज करते हैं, ठीक। तो ये हमारी हुई फिजिकल क्वांटिटीज। अब बात आती है यूनिट की। एक यूनिट क्या होती है, अब तो यूनिट की बात आती है यहाँ पर। तो यूनिट हमारी एक आर्बिट्ररीली चूजन स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट होती है क्वांटिटी की, जो हमारी एक्सेप्टेड होगी इंटरनेशनली। तो आर्बिट्ररी का मतलब क्या होता है इसके अंदर, कि मतलब मेरा मन किया तो उसको हमने मान लिया। तो यानी कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की अगर मैं बात करूं, तो मान लो मैंने फोर्स की बात की, तो फोर्स के लिए अगर हम डिसाइड करना चाहते हैं कि बस की यूनिट क्या रखनी है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक मीटिंग रखी जाएगी, उसके अंदर हम आर्बिट्रली मतलब ऐसे मन माने ढंग से हम जो उसको डिसाइड कर लेंगे, और वो जो हम डिसाइड करेंगे, जो हम यूनिट उसकी डिसाइड करेंगे, वो हमारी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होगी। ये नहीं है कि सिर्फ यहाँ पर इसी नेशन के अंदर, सिर्फ हमारे देश के अंदर उसको माना जाएगा, वो पूरे वर्ल्ड में मान्य होगी, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम यूनिट को डिफाइन कर सकते हैं। तो आर्बिट्रली चूजन होता है हमारा ये स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट ऑफ अ क्वांटिटी। तो अगर मेरे को जो मेरी क्वांटिटी है, जो कि मेरी फोर्स है, उसका मेरे को मेजरमेंट करना है, तो उसके लिए हम एक स्टैंडर्ड चूज करेंगे जो कि हमारी यूनिट कहलाएगी। और वो यूनिट कब कहलाएगी, जब वो इंटरनेशनली सब जगह मान्य रहेगी तब, ठीक है। तो यहाँ पर जो है फोर्स की हम पढ़ते ही आ रहे हैं, न्यूटन होती है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि फोर्स की जो हमारी यूनिट है वो न्यूटन है, ठीक है, क्योंकि ये इंटरनेशनली भी मानी जाती है, ठीक है। तो अगर आर्बिट्ररी की बात करें तो इसका मतलब है कि अगर आपका बीच पे जाने का मन कर रहा है तो आप बस चले गए, दैट इज आर्बिट्ररी, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये डिसाइड करके रखा जाता है कि क्या इसकी हमें यूनिट रखनी चाहिए। ये किसी चीज के ऊपर कोई रीजनेबल इसका रीजन नहीं होता है, ठीक है, कि हमें इसी बेस पर ही इसको रखना है, ये जस्ट ऐसे ही चूज कर लेते हैं। तो ये थी हमारी यूनिट की बात। अब ये जो मेरी यूनिट है ये दो टाइप्स की हैं, आप चाहे तो अपनी बुक खोल के देख सकते हैं, वहां पर लिखा हुआ आपको दिखेगा। यूनिट्स टू टाइप्स की होंगी उसके अंदर, एक हमारी फंडामेंटल यूनिट होगी और एक हमारी डिराइव्ड होगी। तो अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं, क्या फंडामेंटल यूनिट है और क्या डिराइव्ड यूनिट्स हैं, ठीक है। तो हमारी दो यूनिट्स होंगी, एक होगी हमारी फंडामेंटल और डिराइव्ड।
लेते हैं फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट्स की। ठीक है, तो जो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज होती है वो 100 से भी ऊपर की होंगी। ठीक है, बहुत ज्यादा है इसका मतलब। तो जो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज है ना वो नंबर में बहुत ज्यादा है, तो हर एक फिजिकल क्वांटिटी को आपको अलग अलग एक यूनिट देनी पड़ेगी। सो दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, इतनी सारी आपके पास में अलग अलग जो है फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जैसे कि फोर्स है, लेंथ है, मास है, टाइम है, इस तरीके से। अब इन सभी को आपको अलग अलग एक यूनिट देनी पड़ रही है, सो दैट इज नॉट पॉसिबल। तो ऐसी चीज के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम जो है इन क्वांटिटीज के अंदर रिलेशन देख लेते हैं। क्वांटिटीज में क्या देखते हैं, अभी रिलेशन देखते हैं। ठीक है, तो जो डिफरेंट डिफरेंट मेरी क्वांटिटीज हैं, जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उनके बीच में हम देखेंगे कि इनमें ऐसा कुछ रिलेशन आ रहा है, तो उसके बेस पे जो है हम उनको यूनिट्स को दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैकेनिक्स के अंदर तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि मैकेनिक्स क्या होता है। तो मैकेनिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के बारे में, प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव्स के बारे में, प्रोपगेशन ऑफ वाटर वेव्स के बारे में। ठीक है, सो मैकेनिक्स के अंदर जो है यहाँ पर इसी के अंदर फंडामेंटल क्वांटिटीज जो है ना, ये क्यू क्वांटिटीज है। फंडामेंटल क्वांटिटीज बोला गया है हमारा मास को, लेंथ को, और जो तीसरा है वो हो जाएगा हमारा टाइम को। ठीक है, सो मैकेनिक्स के अंदर फंडामेंटल क्वांटिटीज बोला गया है मास, लेंथ और टाइम को। अब इन्हीं तीनों को क्यों बोला गया है, एक हमारा मास है। अब देखो इसी के अंदर हम यहीं पर बता देते हैं इस चीज को। अब देखो जो मेरी फंडामेंटल क्वांटिटीज जो है वो मेरी मास, लेंथ और टाइम है, तो इसी की फंडामेंटल यूनिट्स क्या हो जाएंगी। मास को किस में लेते हैं हम, केजी में, किलोग्राम्स में। ठीक है, लेंथ को किस में लेते हैं हम, मीटर में, मीटर्स में, और टाइम को किस में, सेकेंड्स में। ठीक है, मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया है, किलोग्राम्स में, मीटर में और सेकेंड में। तो यही तीनों मेरी क्या हो जाएंगी अब, फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, समझे किस तरीके से है। जब ये तीनों मेरी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं तो इनकी जो यूनिट्स होंगी वो मेरी फंडामेंटल यूनिट्स हों, तो ये तीनों मेरी फंडामेंटल यूनिट्स हो जाती है। अब इन तीनों को ही क्यों लिया गया है, ठीक है, तो इन तीनों को इसलिए लिया गया है क्योंकि ये जो मेरा मास, लेंथ और टाइम है, इन तीनों में से और किसी रिलेशन से इन तीनों को नहीं निकाला जा सकता है। जबकि इसके अलावा हमारी जो भी फिजिकल क्वांटिटीज होंगी, ठीक है, जैसे कि हम ले लेते हैं जो हमारी वॉल्यूम है। वॉल्यूम क्या होता है भाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, मीटर क्यूब। तो ऐसी चीजों में ना जो हमारी इन चीजों से मिलके या मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके बनाई जा सकती हैं, उनको हम फंडामेंटल नहीं बोल सकते। फंडामेंटल हमारी ये है क्योंकि इनसे या तो डिवाइड करके या तो मल्टीप्लाई करके हम बाकी की फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट्स निकाल सकते हैं। ठीक है, सो ये मेरी फंडामेंटल है। अभी देखो मैंने क्या करा, इस फंडामेंटल क्वांटिटी को लिया मैंने, जो कि मेरी लेंथ थी। ठीक है, उस लेंथ की फंडामेंटल यूनिट क्या है, मीटर। अब मीटर को मैंने 3 बार मल्टीप्लाई करा क्योंकि लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट को किस में लेंगे, मीटर में ही लेंगे ना। तो यहाँ पर इसको 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। ठीक है, सो दिस इज मीटर क्यूब। तो मेरी ऐसी क्वांटिटीज जो मेरी फंडामेंटल क्वांटिटीज की यूनिट्स को मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन करके बनाई जा सकती हैं, उनको हम फंडामेंटल नहीं बोलते हैं, उनको अब हम क्या बोलेंगे, डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक है, सो ये जो मेरी यूनिट आएगी ना मीटर क्यूब, ये मेरी कहलाएगी डिराइव्ड यूनिट, और ये मेरी फंडामेंटल है क्योंकि इन्हीं से वो बनी है। जैसे हम डेरिवेशन करते हैं तो किसी चीज से हम स्टार्ट करते हैं, अब किसी चीज पे आके हम उसको डिराइव करते हैं। ठीक है, ये जो डिराइव वर्ड होता है ये इसी से आया है। अब देखो यहां से हमने इस चीज को डिराइव कर दिया है। ऐसे ही हमारे और भी फॉर्मूले हो सकते हैं। अब ये वॉल्यूम है, ऐसे ही एरिया का पढ़ोगे, एरिया क्या होगा मेरा, m इंटू एम हो जाएगा। ठीक है, तो मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, कोई सा भी देख लो फॉर्मूला, बाकी सारे जो फॉर्मूले होंगे वो इन्हीं के मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन करने से ही बनेंगे। ठीक है, सो दीज आर दी फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज के अंदर हमने सिर्फ इन्हें लिया है। ठीक है, क्यों लिया है, क्योंकि ये एक दूसरे से तो ऑब्टेन हमें होंगे नहीं। ठीक है,
एक दूसरे से हमें ये ऑब्टेन नहीं होंगे और बाकी सारी फिजिकल क्वांटिटीज इनसे मिल जाएंगी। तो इसीलिए हमने ये लिया है फंडामेंटल। सो फंडामेंटल क्वांटिटीज इज मास, लेंथ और टाइम। इसीलिए आगे जाके जब हम डायमेंशनल्स में पढ़ते हैं तो सिर्फ हम कौन सा पढ़ते हैं, MLT, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जिसको डिनोट करके लिखा जाता है। सो MLT ही क्यों लिखते हैं, इसीलिए लिखते हैं। ठीक है, सो मास M, लेंथ इज L, टाइम इज T, और फिर इनकी पावर्स लगती हैं उनके अकॉर्डिंग। ठीक है, जो भी आपका जो क्वांटिटी होगी उसके अकॉर्डिंग इसके अंदर भर देते हैं। ठीक है, सो ये हमारी हो गई फंडामेंटल क्वांटिटीज। इनकी फंडामेंटल यूनिट्स ये हैं, kg, मीटर, सेकेंड। सो द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। सो फंडामेंटल यूनिट्स बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है, फंडामेंटल हमारी जो क्वांटिटीज है वो मास, लेंथ, टाइम है, उन्हीं की यूनिट्स जो होती है हमारी kg, मीटर और ये सेकेंड होती हैं। ठीक है, सो ये तीनों हमारी हैं फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल क्वांटिटीज। और बाकी सारी जो भी हमारी फिजिकल क्वांटिटीज होंगी, ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी ऑब्टेन्ड by multiplication or division of the fundamental quantities, fundamental units, they are called as the derived units. So इन fundamental units का multiplication या division किसी भी तरीके से करके आप जो है इन derived units तक पहुंच सकते हो और बाकी सारी physical quantities की units को भी आप पता लगा सकते हो, जैसे मैंने अभी वॉल्यूम के लिए निकाला। ठीक है, सो ये हमारी होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव्ड क्वांटिटीज की डिराइव्ड यूनिट्स। चलिए फॉर एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, मैंने बोला भाई स्पीड होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है, सो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो अगर मेरे को स्पीड की यूनिट यहां से निकालनी है, तो अगर मेरे को फाइंड करनी है यहां से यूनिट ऑफ स्पीड, तो वो कितनी हो जाएगी, यूनिट ऑफ डिस्टेंस बाय डिस्टेंस की जो यूनिट होती है डिवाइडेड बाय टाइम की जो यूनिट होती है। ठीक है, यही तो होगी। तो यूनिट ऑफ स्पीड कैसे आएगी, यहां पर इसको लिख सकते हैं, ये बराबर हो जाएगा यूनिट ऑफ डिस्टेंस। तो डिस्टेंस मेरा किस में है, मीटर में, और मेरा टाइम किस में है, सेकंड में। ठीक है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा मेरा, मीटर सेकंड इनवर्स। तो ये पूरा ना लिख के MSB -1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो मेरी स्पीड की यूनिट देखो कितनी आई, मीटर पर सेकेंड। सो स्पीड की जो यूनिट आई वो मीटर पर सेकेंड आई, लेकिन वो आई किससे, किससे आई वो, ये मीटर क्या था मेरा, फंडामेंटल यूनिट, लेंथ की यूनिट है। ठीक है, ये सेकेंड क्या था मेरा, फंडामेंटल यूनिट, टाइम की यूनिट है। सो फंडामेंटल यूनिट का डिविजन करके मैंने जो है एक नई यूनिट को डिराइव किया है, तो वो मेरी क्या है, डिराइव्ड यूनिट्स। सो दिस मीटर पर सेकेंड इज अ डिराइव्ड यूनिट। ठीक है, और इस फिजिकल क्वांटिटी की मैंने यूनिट को डिराइव कर दिया। तो मैं यही समझाना चाह रही थी। तो यहाँ पर जो हमारी फंडामेंटल यूनिट्स हैं, अब उनका या मल्टीप्लीकेशन कर लो, जैसे एरिया के लिए कर सकते हो, एरिया हो जाएगा मीटर इंटू मीटर, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सो इस तरीके से फंडामेंटल क्वांटिटीज का डिविजन करके हम डिराइव कर सकते हैं, उन्हीं को हम बोल देते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। ये मैंने सिर्फ स्पीड के लिए किया है, इसके अलावा फोर्स हो सकता है, एक्सेलरेशन हो सकता है, वर्क हो सकता है, एनर्जी हो सकता है, पावर हो सकता है, किसी भी चीज के लिए निकाल सकते हो। ये सारी ही क्या देंगे आपको, डिराइव्ड यूनिट्स। इन सभी की यूनिट्स को कहा जाएगा डिराइव्ड यूनिट्स, क्योंकि ये फंडामेंटल यूनिट से मिलके बनेंगी। ठीक है, या तो डिराइव करके या फिर मल्टीप्लीकेशन करके, जैसे भी होगा। अब ये जो हमारी SI यूनिट्स आ रही हैं, इनको हम चॉइस कैसे करेंगे। सो अब हम पढ़ते हैं चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट। जो हमारी स्टैंडर्ड यूनिट्स की हम बात कर रहे हैं, उनकी चॉइस कैसे होगी, किस तरीके से हम उनको चॉइस करेंगे। तो अगर लेंथ की जो हमारी ओरिजिनली जो हमारी डेफिनेशन थी, वो हमारी इस तरीके से थी कि लेंथ इज द 1/10 मिलियंथ ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द इक्वेटर ऑफ द अर्थ। ठीक है, नॉर्थ पोल से इक्वेटर तक जो है 1/10 मिलियंथ जो है, उतना हमारा जो डिस्टेंस होगा ना, उसको 1 मीटर बोला गया था। सो ये हमारी लेंथ के लिए डेफिनेशन थी। सो लेंथ के अंदर जो हमारा 1 मीटर होता है, उसके लिए ये डेफिनेशन बोली गई थी। सो यहीं से जो है ना पहला पॉइंट आता है, यहीं से हमारे पास में इसके अंदर पहला पॉइंट आता है कि चॉइस किस तरीके से होगी, इट शुड बी ऑफ सूटेबल साइज।
एक सूटेबल साइज होना चाहिए उसका, जिसको हम 1 मीटर बोल रहे हैं, ठीक है। तो उसका एक सूटेबल साइज होना चाहिए। और यहाँ पर डेफिनेशन देखो क्या बोल रहे हैं, डेफिनेशन बोल रहे हैं कि 1 मीटर इज द डिस्टेंस ऑफ 1/10 मिलियंथ ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द इक्वेटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो ये ज्यादा कन्वीनियंट तो है नहीं ऑब्वियसली। तो इसके बाद में क्या हुआ, यहाँ से हमारे पास में फर्स्ट पॉइंट तो ये आ गया कि सूटेबल साइज होना चाहिए उसका। अब इसके बाद में यहाँ पर 1899 में जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट के अंदर इस डेफिनेशन को चेंज कर दिया गया। सो इस डेफिनेशन से हटा के इसको कर दिया गया, इट इज 1 मीटर इज द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स of the platinum iridium bar which is kept at a constant temperature of 273.16 Kelvin and at 1 bar pressure, ठीक है। तो इसके लिए इन्होंने क्या बोल दिया, उस वाली डेफिनेशन से चेंज करके इस 1 मीटर की जो डेफिनेशन है वो इस तरीके से कर दी कि प्लैटिनम इरिडियम की जो एक रॉड है उसके दोनों बिल्कुल जो कोने वाले हिस्से हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर होगा। कब, जब वो रखा हुआ होगा एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे, जो कि मेरा होगा 273.16 केल्विन और 1 बार के प्रेशर पे, ठीक है। तो जब वो इतने पे रखा हुआ होगा तब उसकी जो है लेंथ होगी हमारी 1 मीटर। तो यहाँ से अब हमारे पास में और पॉइंट्स आ जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास में अब आ जाता है इट शुड बी इजीली एक्सेसिबल, इजीली आप उसको एक्सेस कर पाओ, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने किसका बार यूज करा है, किसका ये उन्होंने लिया है, यहाँ पर लिया इन्होंने प्लैटिनम इरिडियम का बार, ठीक है। अब तीसरे इसी के अंदर पॉइंट आ जाता है, इसी की वजह से यहाँ पर आ जाता है हमारे पास में इजीली रिप्रोड्यूसेबल, ठीक है। इजीली आप उसको एक्सेस कर पाओ और इजीली आप उसको दोबारा से रिप्रोड्यूस भी कर पाओ, ठीक है। और यहाँ पर चौथा पॉइंट मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, इट शुड नॉट चेंज विद टाइम। और इसी के अंदर पांचवा पॉइंट हो जाएगा, इट शुड नॉट चेंज विद फिजिकल चेंजेस। अब समझ लेते हैं, अब इन्होंने जो ये वाली इनको डेफिनेशन दी थी कि प्लैटिनम इरिडियम का जो हमने बार लिया है वो इतने टेम्परेचर पे इतने प्रेशर पे होना चाहिए, तो उसके दोनों कोनों से जो हम डिस्टेंस देखेंगे वो हमारा 1 मीटर होगा, ठीक है। उन्होंने ये डेफिनेशन बोली। अब इसके बाद में इस डेफिनेशन को भी चेंज कर दिया गया। फिर वो किस पे आए, वो आए हमारा क्रिप्टॉन 86। ये है आइसोटोप ऑफ क्रिप्टॉन जिसका मास 86 है, ठीक है। तो ये आइसोटोप हो जाता है क्रिप्टॉन का। तो उन्होंने इसको क्यों चूज करा, क्योंकि एक तो ये इजीली एक्सेसिबल है और चीपली अवेलेबल हो जाता है। तो यानी कि इस पॉइंट में भी ये सही है कि सुटेबल साइज का तो रह गई, इजीली एक्सेसिबल भी है। अब इसके बाद में इजीली रिप्रोड्यूसेबल होता है, ठीक है। सो क्रिप्टॉन 86 का जो ये आइसोटोप है ये इजीली रिप्रोड्यूसेबल है। और इसके बाद में जो पॉइंट आता है कि ये चेंज नहीं होना चाहिए विद टाइम, तो टाइम के साथ में ये चेंज नहीं होना चाहिए, तो ये टाइम के साथ में भी चेंज नहीं होगा। और इसके अलावा इसको तो हमने भाई कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे रखा हुआ था, तो यहाँ पर अगर हम फिजिकल चेंजेस कर देते हैं तब भी वो हमारा एज इट इज रहता है। तो यहाँ पर ये सब चीजों में ठीक है, ठीक है। सो इसीलिए इसके अकॉर्डिंग हमने जो है इसको चेंज कर दिया था डेफिनेशन को। सो फिर से जो हमारी ये 1 मीटर की डेफिनेशन है ये फिर से चेंज हो गई। इसके बाद में भी इसको चेंज किया गया था 1983 में। इन 17th हमारा जो जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी ऑन वेट्स एंड मेजर्स, तो उसके अंदर यहाँ पर एक चीज को बोला गया था जो कि थी हमारी सी, जो होती है हमारी स्पीड ऑफ लाइट। सो स्पीड ऑफ लाइट हम लिखते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो यहाँ पर जो है यहाँ पर हम एक्यूरेटली लिखेंगे इसको, ठीक है, 299 ठीक है। तो एक्यूरेटली हम यहाँ पर उसके अंदर जो है उन्होंने इसको भी कंसीडर किया था स्पीड ऑफ लाइट को। स्पीड ऑफ लाइट किस में, लेकिन वैक्यूम के अंदर। सो यहाँ पर जो है इसकी नई डेफिनेशन आई थी कि 1 मीटर कितना होता है। 1 मीटर हमारा जो है वो डिस्टेंस होता है जो हमारी लाइट जो है वो ट्रेवल करती है, कितना, जब वो ट्रेवल करेगी 1/299792458 of a second। सो 1 मीटर की जो हमारी नई डेफिनेशन फिर से आई है वो हमारी इस तरीके से है कि ये वो डिस्टेंस होगा जो हमारी लाइट ट्रेवल करेगी जब वो वैक्यूम के अंदर होगी
तो 1 सेकेंड के इतने हिस्से में जितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया होगा, जितना पाथ उसने ट्रेवल किया होगा, उसी को हम 1 मीटर बोल देंगे। ठीक है, सो दिस विल बी 1/299,792,458। ठीक है, सो ये हमारी हो जाती है इसके अंदर। सो यहाँ से हमारे पास में देखो पॉइंट्स आ जाते हैं। ठीक है, कि हम किस तरीके से जो है चॉइस करेंगे। चॉइस किस तरीके से होगी, एक तो वो सूटेबल साइज की होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद में वो इजीली एक्सेसिबल होनी चाहिए, इजीली रिप्रोड्यूसिबल होनी चाहिए। इट शुड नॉट चेंज विद टाइम एंड इट शुड नॉट चेंज विद द फिजिकल कंडीशंस चेंजिंग। ठीक है, जो फिजिकल कंडीशंस आप उनको चेंज करते रहोगे तो उसके साथ में वो चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी हो जाती है कि स्टैंडर्ड यूनिट की चॉइस किस तरीके से करेंगे, कि हमारी यही स्टैंडर्ड यूनिट होनी चाहिए। तो ये जो हमारी स्टैंडर्ड यूनिट है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की अगर मेरे को स्टैंडर्ड कोई यूनिट देनी है तो उसके लिए सबसे मेन चीज क्या है कि वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज को कौन डिसाइड करता है कि हमारी कौन सी यूनिट रखी जाएगी, किस क्वांटिटी के लिए कौन सी यूनिट होगी। तो इस चीज को जो है जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर्स के अंदर जो मीटिंग रखी जाती है उसके अंदर ये डिसाइड होता है। ठीक है, तो उनके पास में ये अथॉरिटी है कि वो ये डिसाइड कर सकते हैं कि किस फिजिकल क्वांटिटी के लिए क्या यूनिट दी जाएगी। ठीक है, तो उसके अंदर इंटरनेशनल एग्रीमेंट होता है, उसके अकॉर्डिंग वो डिसाइड कर लेते हैं और वही फिर हर जगह पर फॉलो किया जाता है। तो आप फिर कोई भी बुक उठा के पढ़ोगे तो उस क्वांटिटी के लिए आपको वही यूनिट मिलेगी। ये नहीं कि यहाँ पर कुछ और बोल रहे हैं उस यूनिट को और दूसरी जगह पर कुछ और बोल रहे हैं। तो अगर इस तरीके से होगा कि अगर यहाँ पर इंडिया के अंदर कोई साइंटिस्ट बोलना चाहे कि हम इस फिजिकल क्वांटिटी के लिए हम इस यूनिट का यूज करेंगे और बाहर कोई कुछ और बोलना चाहे, तो इस तरीके से तो बिल्कुल इट विल बी अ मेस। ठीक है, तो इस तरीके से नहीं चलेगा। सो इसके लिए क्या करते हैं, हम जो है कॉमन ऐसा वर्ड ले लेते हैं, जैसे कि सेंटीमीटर है, न्यूटन है। ठीक है, ये सारे वर्ड जो है ये सभी लोग उसी को ही यूज करेंगे उस क्वांटिटी के लिए। सो इस मीटिंग के अंदर ये डिसाइड हो जाता है। ठीक है, सो ये लोग डिसाइड कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग ये फॉलो किया जाता है। और इसके अलावा अगर कोई भी हमारी जो स्टैंडर्ड यूनिट है उनके अंदर कोई भी अगर चेंजेस होते हैं और उस कॉन्फ्रेंस के अंदर वो डिसाइड होते हैं तो वो पब्लिकेशंस के थ्रू भेज दिए जाते हैं। ठीक है, तो उस चीज से हमें पता चल जाता है। सो ये था हमारा अभी कि कैसे हम चॉइस करेंगे स्टैंडर्ड यूनिट की। अब हम देख लेते हैं हमारी यूनिट्स कि हमारे किस किस तरीके की हैं। सो अब देख लेते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अलग अलग सिस्टम होते हैं। फर्स्ट वन इज एफपीएस, जो कि हमारा ब्रिटिश होता है। सो एफपीएस में हमारा सबसे पहले देखो क्या होता है, सबसे पहले हम लेंथ की बात करते हैं। जो एफ इज फॉर फुट, लेंथ को किस में लेंगे, फुट में लेंगे। इसके बाद में हमारा आता है पी, इसके बाद में हम देखते हैं क्या, मास, तो यहाँ पर हम देखेंगे पाउंड्स में। इसके बाद में हमारा आता है एस, एस इज फॉर सेकेंड्स। सो ये फुट है, ये पाउंड्स में है और ये सेकेंड्स में है। ठीक है, सो हमारी जो लेंथ है वो फुट में हो गई, मास पाउंड में हो गया और टाइम सेकेंड में हो गया। इसके बाद में हम आते हैं सीजीएस पे, जो कि हमारा गॉसियन सिस्टम होता है। यहाँ पर जो सी है वो सेंटीमीटर के लिए है, लेंथ इज इन सेंटीमीटर। जी जो होगा हमारा ये ग्राम्स के लिए होगा। इसके बाद में एस हमारा सेम रहता है, जो कि हमारा सेकेंड ही है। ठीक है, तीसरा जो हम पढ़ते हैं दैट इज एम के एस। एम के एस में एम इज फॉर मीटर। ठीक है, इसके बाद में के इज फॉर केजी, एस इज फॉर सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारे हो गए सिस्टम्स। एफपीएस जो है ये फुट पाउंड सेकेंड, इसके बाद में सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, और ये हमारा एम के सिस्टम होता है जिस इज मीटर एंड केजी एंड सेकेंड। तो इसके बाद में आता है हमारा एसआई सिस्टम। ठीक है, दैट इज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसी को हम लिखते हैं एसआई। ठीक है, सो हमारा जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है ये हमारी जो है इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। तो जो भी हमारी मेजरमेंट के लिए जो हमारी यूनिट्स होंगी वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होंगी एसआई सिस्टम के अंदर। सो 1971 के अंदर जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट के अंदर इन्होंने जो है सब क्वांटिटीज के अंदर जो है एमके सिस्टम के अंदर बोला था। अभी जो मैंने बताया था ना तीसरा जो हमारा सिस्टम था एमकेएस, तो एमकेएस में ये था मीटर के लिए, ये था केजी के लिए, ये था सेकेंड के लिए। तो ये तीनों चीजें हमारी कब हैं, जब हम मैकेनिक्स के अंदर बात करते हैं।
सो मैकेनिक्स के अंदर हम जो है क्वांटिटीज की यूनिट्स फाइंड करने के लिए हम इनका यूज कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि इसके अंदर हमें कुछ रेशनलाइजेशन करने की जरूरत है। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, इसको रेशनलाइज किया। इसका मतलब इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करने की जरूरत है, जिससे कि हम इस सिस्टम का यूज सिर्फ मैकेनिक्स के अंदर ना करके फिजिक्स के अंदर पूरा कर सके। मतलब पूरी फिजिक्स के अंदर हमें जिस भी क्वांटिटी की यूनिट्स चाहिए हम उन सबके अंदर इस चीज को अप्लाई करके और यूज कर सकें। ठीक है, सो 1971 के अंदर ये हुआ था। सो इसीलिए हमने जो है एमके सिस्टम की मॉडिफिकेशन के लिए किया था। ठीक, तो ये हमारा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है विच इज एसआई यूनिट। तो हमारी जो है इस तरीके से 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती हैं। तो 7 फंडामेंटल यूनिट्स कौन कौन सी होती हैं? सो 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं हमारी। सबसे पहले आता है हमारे लेंथ, मास और टाइम। ठीक है, एमएलटी वही है। लेंथ को मैंने बता ही दिया, केजी में, मीटर में, सेकंड में। इसके अलावा हमारे पास में टेम्परेचर होता है जो कि हमारे केल्विन में रहेगा। इलेक्ट्रिक करंट होता है जो कि हम एम्पियर में नापते हैं। इसके अलावा हमारे पास में ल्यूमिनस इंटेंसिटी है जो कि हमारी कैंडला में होती है। और सबसे लास्ट में हमारे पास में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या फिर जो भी मैटर होगा, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, मोल यूज करते हैं। ये टेबल आपको मिल जाएगी अपनी बुक के अंदर। ठीक है, सो यहाँ पर आप सीधा इसके अंदर देख सकते हो कि ये हमारे जो है क्वांटिटीज हैं और ये हमारे पास में इनकी यूनिट्स हैं। ठीक है, सो ये हमारी जो है 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं और 7 फंडामेंटल ही इनकी यूनिट्स हैं। अब इसके बाद में हम देख लेते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सो सप्लीमेंट्री यूनिट्स के अंदर हमारे पास में सबसे पहले आता है रेडियन। सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर रेडियन की। सो रेडियन क्या होता है? सो रेडियन इज the angle subtended at the center of the circle by an arc which is equal to the length of the radius of the circle। तो इसका मतलब क्या है, पहले ये देख लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको जो है इसके अंदर डायग्राम मिल जाएगा अपनी बुक के अंदर। यहाँ पर ये हमारा थीटा हो जाएगा एंगल, आर रेडियस, टीएस हमारी आर्क है। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मूला जो उसका बनता है वो हमारा हो जाता है डी थीटा इज इक्वल टू ds अपॉन में r। सो ये रेडियन क्या होता है? रेडियन इज द एंगल विच इज सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। सेंटर ऑफ द सर्कल क्या है? O पॉइंट। ठीक है, बाय एन आर्क, दिस इज द आर्क, ये मेरी आर्क है ना, बाय एन आर्क विच इज इक्वल इन लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो यहाँ पर आपको रेडियन के अंदर यहाँ पर लिखा नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर मैं बता रही हूँ इसका फॉर्मूला हो जाएगा डी थीटा बराबर हो जाएगा ds अपॉन में आर के। यहाँ पर आपको जो है कुछ रिलेशंस याद होने चाहिए। ठीक है, एक तो ये वाला फॉर्मूला है कि डी थीटा बराबर होता है ds जो कि मेरी आर्क है डिवाइड बाई जो उसकी सर्कल की जो रेडियस है वो। सो रिलेशन आपको ध्यान रखने हैं विच इज पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, सो यहां से अगर हम 1 रेडियन की बात करें तो 1 रेडियन बराबर हो जाएगा 180 डिग्री अपॉन में पाई के। इसको सॉल्व भी कर सकते हो चाहो तो, यहाँ पर वैल्यू लग देना 22/7। ठीक है, ये ऊपर जाके चले जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन और डिविजन होके आपके पास में 57 या ऐसे कुछ आंसर आ जाएगा। इतने डिग्रीज के आसपास जो है आपके पास में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको जो है याद रख लेना है। तो आपको जो रेडियन है वो इस तरीके से है फॉर्मूला। इसके बाद में आपका ना एक स्टीरेडियन भी आता है। तो ये जो मेरा रेडियन है ये इस तरीके से है, यानी कि जब एंगल मेरा एक प्लेन के ऊपर बन रहा है, ये मेरा एक प्लेन है, ये जो बोर्ड है, ठीक है, ये एक प्लेन है, इसके ऊपर ये एंगल बना है। सो जिक सर्कल के अंदर अगर मैं कहूँ, एक सर्कल के अंदर अगर इस तरीके से एंगल बन रहा है यहाँ पर, दैट इज रेडियन, क्योंकि वो 2D में है। अगर इसी तरीके से मैं बात करूं, मेरे हाथ में कोई बॉल होगी तो वो स्फेयर है। ठीक है, एक स्फेयर है, तो उसके अंदर जो एंगल बनता है तो उसको हम बोलेंगे स्टेरेडियन। स्टेरेडियन, इसका भी डायग्राम आपकी बुक के अंदर होगा।
तो स्टेरिडियन के अंदर अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। कुछ इसी तरीके का डायग्राम होगा, ठीक है। यहाँ पर जो एंगल होगा वो हम इस तरीके से देखेंगे। ठीक है, इस तरीके से जो हम एंगल देखेंगे, ये हमारा ओ पॉइंट है जो कि हमारा सेंटर हो जाएगा उस स्फेयर का। तो स्फेयर का सेंटर हो जाएगा हमारे पास में ये, और ये हमारा यहाँ पर बनेगा डी आर, हमारा अब भी वही रहेगा इसका। और यहाँ पर अब जब हम स्फेयर की बात कर रहे हैं, सो यहाँ पर स्टेरिडियन के अंदर हम जो है एक एरिया की बात करेंगे जो कि मेरा होगा ये पूरा एरिया, विच इज डी ए। ये वाला जो पूरा एरिया है ना, उस पूरा जो एरिया है वहीं से आकर मेरा ये वाला एंगल बन रहा है, विच इज दिस। तो ये वाला जो मेरा एंगल बन रहा है वो पूरे उस एरिया से आके बन रहा है, क्योंकि वो 3D में है ना, इसीलिए। ठीक है, तो हम इस पूरे एरिया की बात करेंगे अब। जैसे पहले हम जब 2D में देख रहे थे, प्लेन के ऊपर बात कर रहे थे, तो हम एक आर्क की बात कर रहे थे। तो जो मेरी आर्क होगी उसमें हम सिर्फ उस आर्क को ही लेंगे। लेकिन यहाँ पर जब स्फेयर है तो स्फेयर के अंदर हम किसकी बात करेंगे, एरिया की। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, स्टेरिडियन विच इज इक्वल टू डी ए अपॉन में आर स्क्वायर। सो स्टेरिडियन इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द स्फेयर, ठीक है, जो कि मेरा ओ पॉइंट होगा, बाय द एरिया, जो कि मेरा ये वाला एरिया है डी ए, इस तरीके से। सो फ्रॉम दिस एरिया it is equal in area to the square of the radius of the sphere। अब जो मैंने रेडियस ली है ना, वो मेरी रेडियस है तो उतनी ही, लेकिन अब वो जो मेरा पूरा एरिया है वो किसके इक्वल है, रेडियस के स्क्वायर करने के इक्वल है। ठीक है, जो पहले मैंने सिर्फ आर लिया था, अब वो बस आर स्क्वायर है, बस इतना सा डिफरेंस है। तो यहाँ पर जो स्टेरिडियन होता है ना, वो मेरा एक सॉलिड एंगल होता है, इसीलिए क्या होता है, मेरा एक सॉलिड एंगल होता है। और ये मेरा एक प्लेन एंगल होता है जो कि मेरे प्लेन के ऊपर ही बनता है। ठीक है, सो इन दिस रेडियन इज अ प्लेन एंगल। और स्टेरिडियन के बारे में पढ़ोगे तो वो एक हमारा सॉलिड एंगल होता है, क्योंकि मेरी ये पूरी फिगर जो है एक तरीके से सॉलिड है। ठीक है, आप इसको खुद इमेजिन कर करके देख सकते हो, तो आपको उसे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है इसके अंदर फॉर्मूला आ जाता है। तो अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि एडवांटेजेस क्या है हमारी एसआई की। ठीक है, तो सबसे पहले एडवांटेजेस हमारे पास में आ जाती है, जो कि है कि हमारा कोहेरेंट सिस्टम है। कोहेरेंट सिस्टम का मतलब क्या है, इसके बाद में कोहेरेंट सिस्टम है। कोहेरेंट सिस्टम का मतलब है कि यहाँ पर ना सिर्फ गिनी चुनी फंडामेंटल यूनिट्स का यूज हो रहा है, और उन्हीं फंडामेंटल यूनिट्स का हम यूज करके बाकी सारी यूनिट्स को डिराइव कर सकते हैं। सो दिस इज अ कोहेरेंट सिस्टम। इसके बाद में हम सेकंड पॉइंट है जो कि हमारा है कि ये रेशनल सिस्टम है। रेशनल सिस्टम है तो उसका मतलब क्या होता है कि ये एक टाइप की जो हमारी क्वांटिटी होती है ना, उसको एक ही टाइप की यूनिट देता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, आप देखोगे एनर्जी, तो एनर्जी के आगे लिखा होगा कि ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी जितने भी टाइप की है ना, वो उसकी यूनिट हमारी जूल ही रहेगी। तो अगर आप एमकेएस सिस्टम के अंदर देखोगे तो एमकेएस सिस्टम के अंदर ऐसा नहीं है। तो मैकेनिकल एनर्जी के लिए वो बोलेगा कि जूल है यूनिट, और अगर हम हीट एनर्जी की बात करेंगे तो हीट एनर्जी के लिए वो कैलोरीज को बोलेगा उसकी यूनिट। तो इसके अंदर ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसके अंदर जो है कि एक टाइप की फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक ही टाइप की यूनिट के लिए बात करता है। सो ये हो गए हमारे फर्स्ट पॉइंट एंड सेकेंड पॉइंट की वो कोहेरेंट है और रेशनल है। अब इसके बाद में आता है हमारी तीसरी चीज जो कि हमारी एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट है। इसका एब्सोल्यूट का मतलब बेसिकली यही है कि यहाँ पर कोई भी जी फैक्टर का यूज नहीं हुआ है। तो ग्रेविटेशनल की वजह से जो भी चीज हो रही है उसका यूज यहाँ पर नहीं हुआ है, तो जी फैक्टर का कोई भी यूज नहीं है इसके अंदर। इसके बाद में है कि ये हमारा एक मैट्रिक्स सिस्टम है। मैट्रिक्स सिस्टम का मतलब यही है कि इसके जो हमारे मल्टीपल्स या सब मल्टीपल्स होंगे ना, बेसिकली आप उनको 10 की पावर में लिख के एक्सप्रेस कर सकते हो, दैट इज अ मैट्रिक्स सिस्टम। सो ये हमारी कुछ हो जाती है यहाँ पर एडवांटेजेस ऑफ एसआई। ठीक है, तो ये हमारी थी आज की वीडियो। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही काफी है। सो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर कर दें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।